नमस्कार आप सबको। आज हम लोग फिर से अगला चैप्टर पढ़ने की तैयारी में। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा मॉनेटरी स्टैंडर्ड, मुद्रा मान या मौद्रिक प्रमाप। देखिए, इसको समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मुद्रा मान अगर हिंदी वालों के लिए तो मुद्रा अलग कर लीजिए और मान को अलग कर लीजिए। आप सबको पता है मुद्रा मतलब मनी होता है जो एक्सचेंज के रूप में यूज़ होता है, ये सबको पता है। मान का मतलब वैल्यू से है, ठीक है ना। वो किस वैल्यू पे क्या होगा, एक मनी दूसरी मनी में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। देन इसी को हम क्या नाम देते हैं, मॉनेटरी स्टैंडर्ड या मुद्रा मान, ठीक है ना। दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे अगला शब्द इसी में से यही है, मौद्रिक प्रमाप। यहाँ कहने का मतलब हर देश की जो मुद्रा है उसका क्या माप है, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है ना। यही हमारा क्या कहलाता है, इसको मापना ही हमारा मॉनेटरी स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल पे समझना है, ऐसा समझिए कि हमारा रुपीस डॉलर, ठीक है ना, कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। डॉलर को हम देखते हैं तो उसके लिए मुझे 70 रुपये 75 रुपये के आसपास चुकाने पड़ते हैं। बट क्या है कि अगर वो हमको पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपने मनी के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करेंगे ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मनी की जो वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, जो एक मान उसकी वैल्यू निकाला जाता है, वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे बढ़ते हैं तो डिफिनीशन की बात आती है कि इनकी डिफिनीशन कितने कौन कौन से लोगों ने दिया है। वैसे तो कई लोगों ने डिफिनीशन इनकी दिया है, बट आपके एग्ज़ाम में जो आता है सबसे ज़्यादा या पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, वो स्टीनर का है। स्टीनर का जो है वो डिफिनीशन है जो आपसे ज़्यादातर पुटअप किया जाता है, ठीक है ना। स्टीनर ने अपनी डिफिनीशन में कहा है कि उनकी पूरी डिफिनीशन लॉ पे डिपेंड करती है। आप कभी भी उनकी डिफिनीशन आप पढ़ोगे, ठीक है ना, उसमें मुद्रामान का मेंशन होगा। देन उसके बाद आपको उसमें पूरी डिफिनीशन में लॉ लॉ शब्द मिलेगा, या कानूनी, हिंदी वालों को लोग कानून शब्द मिलेगा, ठीक है ना। तो वो डिफिनीशन किसकी होगी, स्टीनर की या सैपिरो, ये भी नाम जान लीजिए। सैपिरो एक आदमी थे, वो उन्होंने और स्टीनर ने मिलके ये क्या बोलते हैं डिफिनीशन दिया है। बट बुक में अब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टीनर का ही मेंशन करते हैं, सैपिरो को बाइकाट कर दिया है लोगों ने, ठीक है ना। फिर हम लोग अगर और ज़्यादा डिफिनीशन को जानना है कि हाँ एक्चुअल डिफिनीशन है क्या, या ओवरऑल डिफिनीशन मतलब क्या है इनकी, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि एक डिफिनीशन और भी है हार्म की। हार्म ने भी अपनी डिफिनीशन में लगभग लगभग इसी बात का मेंशन किया है कि जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड मनी है उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो हमारे यहाँ या हमारे जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कितना क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, किसमें एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हार्म की डिफिनीशन रही। लेकिन स्टेनर की डिफिनीशन थोड़ा सा, कहने का सेंस ये रहा कि इन्होंने थोड़ा सा बड़ी डिफिनीशन दिया है, लेकिन है अच्छी डिफिनीशन इनकी भी, ठीक है ना। जैसे इनकी डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपनी डिफिनीशन में कहा है, द मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऑफ अ नेशन insolvent the overall set a law and practice which control and quantity and quality of money in the system, ठीक है ना। कहने का मतलब जो हमारे यहाँ मुद्रा है, ठीक है ना, एक राष्ट्र के मुद्रा मान के अंतर्गत वे सभी कानून तथा व्यवहार शामिल होते हैं जिनके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा तथा गुण को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। ये स्टीनर ने अपनी डिफिनीशन में बताया। इन्होंने साफ साफ दो बातों का मेंशन किया है, एक तो लॉ की बात किया है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि जो हमारे देश में मुद्रा की मात्रा है उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, और उसके जो मेरिट्स हैं, गुण हैं, ठीक है ना, उसको क्या करना, कंट्रोल करना ही हमारा क्या कहलाता है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफिनीशन की बात, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, मॉनेटरी स्टैंडर्ड के काइंड्स या प्रकार की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग थोड़ा सा मेज़र में रहिएगा
क्यों? क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि जो बुक है, अगर पुरानी बुक होगी तो उसको उन्होंने क्या किया, इसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। नई बुक है तो 3 भागों में बांटा है। और ऐसा भी है, राइटर का भी इशू है कि कई राइटरों ने क्या किया, इसके काइंड 4 बताए हैं, कई लोगों ने 3 बताए, ठीक है ना। बट हम लोग लेटेस्ट लेके चलते हैं, आज जो अपने यहाँ लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 3 को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। मैं आपको चारों एक बार बता दे रहा हूँ, बट आप जान लीजिए, खासकर हिंदी मीडियम की बुक में ऐसा मिलता है कि वो 4 भागों में बांटते हैं कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड या मुद्रा मान को हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मेटेलिक स्टैंडर्ड, पेपर स्टैंडर्ड और अदर स्टैंडर्ड, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की कुछ बुक जो पुरानी है या कुछ राइटर का इशू है, तो वो कम्युनिटी मनी से शुरू करते हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी स्टैंडर्ड, फिर मेटेलिक आ जाता है, फिर आपका पेपर का स्टैंडर्ड आ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक्सचेंज स्टैंडर्ड बनाया है, मतलब वो 4 ऐसा करते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई अलग नहीं इसमें से, जो अदर हम लोगों ने मेंशन किया है ये इसको उन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज में डाल दिया है। एंड सबसे पहले जो हम बार्टर सिस्टम यूज करते हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड, उसको फर्स्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो वो भी सही है, ये भी सही है, बट ये है कि ये क्या है, ये लेटेस्ट है, वो क्या है, पूरा बेसिक से लेके अभी तक आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जानते रहिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये सब है क्या, थोड़ा सा। तो आप सबको पता है कि हम लोग के एग्ज़ाम के लिए, अगर इंट्रेंस वालों की बात किया जाए, तो हम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर को नहीं देखा जाता, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ रट्टा मारना है। क्या रट्टा मारना है कि हमें डेट याद करनी है, कौन सा स्टैंडर्ड कब आया हमारे यहाँ, ठीक है ना। बाकी और कोई इससे कोई थियरी के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको अलर्ट होके, बस मेरी एक सलाह है आप सबको कि आप लोग गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड दोनों अपने से पढ़िएगा। मैं आपको क्लास दूंगा ऐसा नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा उसमें केयरफुली देखिएगा तो आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि थियरी ज़्यादा है उसमें, आप बताने के लिए कम है, और आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उसमें डेट जो है उसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कौन सा स्टैंडर्ड कब आया, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो इसको जो डिवाइड किया गया है तो कई भागों में बांटा गया है। अब जैसे बढ़ते हैं तो मेटेलिक स्टैंडर्ड जो है, ठीक है ना, मेटेलिक स्टैंडर्ड या मुद्रा मान को हमने कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। आप सबको पता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है? मोनोमेटेलिज्म, और सेकंड क्या है? बी मेटेलिज्म। अब देखिए, मोनोमेटेलिज्म का क्या मतलब है? एक धातुमान। बी मेटेलिज्म का मतलब 2 धातुमान। अब दोनों का थोड़ा सा समझ लीजिए। एक धातुमान किसको कहते हैं? ऐसा पैसा या ऐसा सिक्का या ऐसा कॉइन जो क्या हो 100% या 100% नहीं तो कम से कम 70+% क्या हो, वो एक मेटल का बना हो, ठीक है ना। कहने का मतलब एक धातुमान मतलब ऐसा सिक्का जो पर्टिकुलर एक ही मेटल का बना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? एक धातुमान कहलाता है, ठीक है ना, या मोनोमेटेलिज्म। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? बी मेटेलिज्म, ठीक है ना। अब बी मेटेलिज्म क्या है वो भी समझ लीजिए। बी मेटेलिज्म वो मेटेलिज्म है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल यूज़ करके हम जब मनी को क्या करते हैं, बनाते हैं या उसको छापते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? दो धातुमान या बी मेटेलिज्म, ठीक। फिर थोड़ा सा बात करते हैं आगे। तो इसके आगे की बात करते हैं तो अदर की बात कर लेते हैं हम। पेपर स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा नहीं वो किया जाता है, तो अदर में 2 चीज़ें आती हैं। 2 में कौन कौन से हैं? एक है मिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है, मोनेटरी स्टैंडर्ड, और दूसरा इसका क्या है? मल्टीपल। देखिए, मिक्स का मतलब होता है, क्या होता है मिक्स? मतलब मिला हुआ, ठीक है ना, आप सबको पता है। तो मिश्रित धातुमान क्या है? ऐसा धातुमान जिसमें क्या होता है, कई धातुओं को मिलाकर कोई क्या किया जाए? मेटल तैयार किया जाता है या कॉइन तैयार किया जाता है, ठीक है ना। मल्टीपल क्या होता है? बहुधातुमान, जिसमें बहुत सारी धातुएं पड़ी हैं, ठीक है ना, जिसकी गिनती हम ना कर सके, काउंटेबल ना हो, ठीक है ना। जहाँ से जो मेटल मिल गया उसको डाल दिया, तो वो बहुधातुमान या मल्टीपल हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कहा जाए कि मिक्स जो मिक्स मेटलिज्म है तो वो कब आया, तो उसकी बात किया जाए तो मार्शल ने इसका मेंशन कब किया है? 1881 में किया है, 1881 में मिक्स्ड
मिक्स्ड मेटलिज्म जो है था आपका, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं मिश्रित धातुमान जो था, वो क्या था, मार्शल ने इसका मेंशन सबसे पहले अपनी किताब में कब किया, 1881 में किया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे। तो अगर ऐसे ही बी मेटलिज्म की बात किया जाए तो कहा जाता है भारत में, ये अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसको अमेरिका ने अपनाया कब, 1792 में, और ये कब तक चला, 1900 तक चला, उसके बाद बंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसी बातें हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग फिर और से इसके ढेर सारे प्रकार जो दिए गए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी बात करते हैं। तो मोनोमेटेलिज्म क्या है, मोनोमेटेलिज्म भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, ठीक है ना। पहला क्या है, गोल्ड मेटलिज्म, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, सिल्वर मेटलिज्म, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं कि हिंदी में अगर बात किया जाए तो स्वर्णमान और रजतमान, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्वर्णमान है, ये रजतमान है, ठीक है ना। अब गोल्ड की बात किया जाता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड, भारत की अगर बात किया जाए तो गोल्ड स्टैंडर्ड का भारत में शुरुआत 19वीं शताब्दी से हुआ, कहने का समझो 1900 के बाद यूज़ करना इसका हमने शुरू किया। सिल्वर स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 1800 समथिंग के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे यहाँ, तभी से हमारे यहाँ सिल्वर के को यूज़ किया जाता था। उन्होंने ही, आपको मैंने एक बार बताया था कि उन्होंने ही अंग्रेज लोगों ने ही आके हमारे यहाँ बताया गया कि 180 ग्रेन क्या होगा, सिल्वर हमारे यहाँ यूज़ किया जाएगा मनी में। उन्होंने अपनी क्वांटिटी बनाई थी, ठीक है ना, या बाद में उसी को कम किया गया। ये सारी चीज़ें पहले की बातें हैं, ठीक है ना। तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अगले इसके अगले पॉइंट पे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड को बेसिक तौर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही गोल्ड स्टैंडर्ड से आता है। गोल्ड स्टैंडर्ड को हमने क्या किया है, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को बांटा है। अब हैं क्या क्या ये 5 भाग, वो समझने की बात है। अब यहीं पे हमको याद करने की बात है। हमको देखिए, हमको बहुत ज़्यादा उसके अंदर की बातों को जानना नहीं है, लेकिन हाँ हमको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये है क्या, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें जो इसके 5 प्रकार हैं उसमें सबसे पहला प्रकार जो है वो है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। क्या है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिज़र्व रखा जाता है अपने यहाँ, ठीक है ना, या जो देश रिज़र्व रखता है वो 100% गोल्ड और सिल्वर में ही रिज़र्व रखता है, और फिर वो 100% नोट या आप कह सकते हो कॉइन इशू कर सकता है और अपने यहाँ सर्कुलेशन में ले सकता है, ठीक। इसकी अगली बात करते हैं। तो ये क्या है, इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने किया। कब किया, 1933 में इसको क्या किया, अपनाया, ठीक है ना। बाकी इसकी कोई डिटेल नहीं है कि इसको कब छोड़ा गया, क्या किया गया। हर देश ने अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट किया और छोड़ा है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड जो इसका प्रकार है वो है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब ये क्या है, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड है इसको सुधारने के लिए हमने क्या किया था, इसको अपनाया था, ठीक है ना। जिसके लिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके क्या किया, अपने आप को सिचुएट किया, और जैसे देश की स्थिति थी वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, इन सारे सिस्टमों को क्या किया, अपनाया, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड की, ठीक है ना। ये है क्या गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या था कि इसमें सारा कंट्रोल किसको दिया जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जिस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसको ये कंट्रोल दिया जाता था, या उसको ये पावर दी जाती थी कि आप क्या करिए, आप अपने हिसाब से क्या करिए कि मनी क्या करिए अपने यहाँ रिजर्व रख के छपवाई, ठीक है ना, जो गोल्ड और सिल्वर में क्या हो, जिसे हम चेंज कर सकें, ठीक है ना। कहने का सेंस रहा ये कि इसमें सारा जो पावर है वो किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक अपनी सुविधा अनुसार जैसा चाहे यहाँ पे नियम लागू कर सकता है और वो कर सकता है, ठीक है ना। अब इस सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम को सबसे पहले किसने अपनाया, इंग्लैंड ने अपनाया 1925 में, ठीक है। 1925 में इंग्लैंड ने इसे अपनाया, ठीक है ना।
फिर बात करते हैं फ्रांस ने भी इस सिस्टम को 1927 में 1927 में अपनाया, ठीक है ना। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इस सिस्टम को अमेरिका ने कब अपनाया, तो आप वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका के यहाँ ये माना जाता है 1919 से लेकर 1933 तक ये चलता रहा, ठीक है ना। मतलब 1919 में उन्होंने अपनाया गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को और 1933 में छोड़ दिया, ठीक है ना। फिर आते हैं भारत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो कहा जाता है भारत और इंग्लैंड दोनों ने एक साथ इस सिस्टम को 1931 में, मतलब 1931 में 31 में क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है ना। बट एक बात आपको बता दूं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसको कब भारत ने या इंग्लैंड ने अपनाया, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको भारत ने कब अपनाया इसका कोई मेंशन किसी भी किताब में नहीं है, ठीक। तो आप इतना जानिए कि भारत और इंग्लैंड ने इसको क्या किया था, 1931 में क्या किया, छोड़ दिया इस सिस्टम को, ठीक है ना, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को। इसी को हम क्या नाम देते हैं, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसको स्वर्ण धातुमान, स्वर्ण पाठमान, स्वर्ण पिंडमान, कई नामों से जानते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये बात अपने दिमाग में रखिए, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि तीसरा देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। क्या है, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अब ये क्या है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या है, इसमें ये बताया गया है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में कि आप कुछ भी हमारे यहाँ जो भी केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, या जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, या जो हमारे यहाँ क्या है वैधानिक, या हमारे यहाँ जो लीगल प्रोसेस, ठीक है ना, इसमें उसकी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि जो भी आप रिज़र्व रखेंगे, ठीक है ना, वो गोल्ड में एक्सचेंजेबल होगा, ठीक है ना। ये वहाँ की, कहने का मतलब वहाँ की गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक अगर डिसाइड कर लेती है कि हाँ ये इतना रखा जाएगा और इसके बदले हम गोल्ड सिल्वर को एक्सचेंज करेंगे, तो वो वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी बात हुई। अब इसकी बात किया जाए कि इसको अपनाया कब गया, छोड़ा कब गया, तो इसको सबसे पहले अगर किसी ने अपनाया तो हालैंड ने अपनाया। किसने अपनाया, हालैंड ने अपनाया। और कब अपनाया, 1877, ठीक है ना। 1877 में हालैंड ने इसको अपनाया सबसे पहले। फिर 1900 में भारत ने इसे अपनाया, ठीक है ना। 1900 में किसने अपनाया, भारत ने इसे अपनाया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं रूस की। रूस ने भी 1892 1992 में क्या किया था, रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, हंगरी ने, ठीक है ना, इन तीनों देशों ने एक साथ 1892 में क्या किया था, इस सिस्टम को अपनाया था, ठीक। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है ना, चौथा नंबर। अब चौथा क्या है, गोल्ड रिज़र्व स्टैंडर्ड, ठीक है ना। गोल्ड रिज़र्व स्टैंडर्ड क्या है, इसमें क्या है, क्या नियम है, क्या सिस्टम है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन थे या क्या मेजर जो भी था, ठीक है ना, तो इसमें कहा गया कि, इसमें ये बताया गया कि ये जो विनिमय मान है, इसमें सीधी सीधी बात ये बताई गई कि जो भी, ठीक है ना, जो भी हमारे यहाँ जो भी कंट्री है या जो भी देश है, ठीक है ना, जो भी उसके यहाँ मुद्रा चलन में हो, ठीक है ना, जो भी मनी उसके यहाँ के सर्कुलेशन में हो, चल रही हो, वो उसमें क्या कर सकता है, अपना रिज़र्व रख सकता है। लेकिन उसके साथ एक शर्त जोड़ी गई कि कुछ ना कुछ उसको गोल्ड और सिल्वर क्या करना पड़ेगा, उसके साथ रिज़र्व रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे समझ लो कि 50% हमने क्या रख दिया, गोल्ड सिल्वर रख दिया, 50% हमने अपने देश की मनी रख दी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता था, गोल्ड रिज़र्व स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी सबसे पहले जो बात किया जाता है कि इसकी स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट 1936 में की गई, ठीक है ना। उसके बाद लगभग वो सभी देशों ने इसको अपनाया। अब कब अपनाया इसका मेंशन नहीं मिलेगा आपको किताब में, ठीक है ना। उसके बाद सब ने अपनाया और आज तक लोग, कई देश यूज़ कर रहे हैं, कई देशों ने छोड़ दिया है, ठीक है ना। चल उसके आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो इसका है, फिफ्थ नंबर, गोल्ड पार्टीज स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्वर्ण समता मान, ठीक है ना। आप लोग जिनको हिंदी वाले हैं वो सब देख लें, उनको मैं लाइन से बता दूंगा कि क्या क्या है, ठीक है ना। गोल्ड पार्टीज स्टैंडर्ड,
कहने का मतलब स्वर्ण समता मान ये है क्या, वो भी समझ लीजिए। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए ये समझिए, ये सबसे क्या है, ये गोल्डन स्टैंडर्ड का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, सबसे अच्छा रूप माना जाता है। ठीक है ना। जो क्या है, जो आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, ठीक है ना, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ ही इसका भी, ये भी क्या किया, अस्तित्व में आया। ठीक है ना। जैसे उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ वैसे इस सिस्टम का भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है ना। तो 1946 में कहा जाता है कि आईएमएफ आया अस्तित्व में, और उसी समय हमारे यहाँ ये भी क्या हुआ, अस्तित्व में आया। ठीक है ना। अब इसमें है क्या, इसमें देखिए, इसमें ऐसी व्यवस्था है आईएमएफ के थ्रू कि इसमें जो भी सदस्य हैं, जो भी इसमें इस सिस्टम में जो भी देश सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी मुद्रा जो मनी है उनकी, उसकी यूनिट मतलब उसकी इकाई, ठीक है ना, इकाई का मूल्य जो उसका प्राइस होगा, उसको क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या उसको घोषित करते हैं। ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि एक देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश की मुद्रा की वैल्यू में डिफरेंस किया जा सके। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी, ये इतने के सारे के प्रकार हो गए। ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा रटना पड़ेगा, और बाकी जो कुछ बचा है, आप लोगों को लग रहा होगा इंडिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड की या मॉनेटरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम लोग एक चैप्टर है पूरा मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम सारे सिस्टम बताएंगे इंडिया ने कौन कौन सा अडॉप्ट किया, कौन कौन सा कब छोड़ा है। ठीक है ना। तो आप लोग मॉनेटरी स्टैंडर्ड का ये चैप्टर रहा, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों का थोड़ा सा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आप लोग थोड़ा सा खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए। वो भी कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड है और सिल्वर स्टैंडर्ड है, उसको आप लोग थोड़ा सा बुक अगर रखे हो तो आप उससे देखिए कि वो है क्या। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें थियरी ज़्यादा है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि उसमें थियरी ज़्यादा है और आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा केयरफुली पढ़ाई करिए। ठीक है ना। और फिर आते हैं हम लोग, किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज किया था अगली क्लास में। ठीक है ना। अगली क्लास में किसी ने मुझे मैसेज किया था कि हीनार्थ प्रबंध किसे कहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ हीनार्थ प्रबंध। ठीक है ना। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफीट फाइनेंसिंग। ठीक है ना। इसको हम दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, हीनार्थ प्रबंध का मतलब होता है घाटे की वित्त व्यवस्था। आप सब लोगों ने सुना होगा घाटे की वित्त व्यवस्था, हीनार्थ प्रबंध। ठीक है ना। इसी को डिफीट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये कोई नई बात नहीं है। हीनार्थ प्रबंध मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है ना। डिफीट फाइनेंसिंग। अब देखिए इसमें होता क्या है, समझिए पूरी बात को, ये है क्या, मैं आपको 4 लाइन में आपको बता दे रहा हूँ। आप अच्छे से समझेंगे तो आपको ये बात पूरी क्लियर एकदम, ठीक है ना, पूरी बात समझ में आएगी कि ये है क्या। ठीक है ना। जब क्या होता है कि हमारे यहाँ जब क्या होगा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, पब्लिक एक्सपेंस है, ठीक है ना, इसमें 2 ही फैक्टर हैं, एक पब्लिक एक्सपेंस और दूसरा है पब्लिक से इनकम। ठीक है ना। देखिए अब समझिए पूरी बात को, मैं आपको एक बार में पूरा बताता हूँ हीनार्थ प्रबंध क्या है, डिफीट फाइनेंसिंग क्या है। जब हमारे देश में, ठीक है ना, जब हमारे देश में जो सार्वजनिक आय है, पब्लिक इनकम है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है ना। पब्लिक इनकम मतलब गवर्नमेंट जो आपसे इनकम करती है, जैसे रोड टैक्स लेती है, हाउस टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, ये जो भी तरीके हैं, या मैन्युफैक्चरिंग टैक्स समथिंग कुछ भी, तो ये जो भी चीज़ें लेती है गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, वो जो लेती है पब्लिक से पैसे, ठीक है ना, किसी भी रूप में, तो वो क्या होता है कि जो पब्लिक से लेती है, जब वो लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब जैसे ऐसे समझिए कि जो सार्वजनिक आय है, पब्लिक इनकम हो, वो 5 करोड़ है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की, और उसका जो व्यय है, पब्लिक एक्सपेंस है, जो लोगों के ऊपर सड़क बनाने, पुल बनाने और लोगों को भत्ता देने, कुछ भी महामारी में लोगों को डिफीट करने के लिए चीज़ों को देना, ठीक है ना, तो उसमें उसका व्यय क्या है, अधिक है। ठीक है ना। फिर से सुनिए ध्यान से, जब पब्लिक इनकम या सार्वजनिक आय क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना, और
सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना, देखिए तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को घाटा होगा ना, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को घाटा होगा। तो उस घाटा को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, जब क्या करती है गवर्नमेंट, केंद्रीय बैंक अथवा जनता से ऋण, ध्यान से सुनिएगा, उस जो घाटा हुआ हमारा, जैसे हमको क्या हुआ, पब्लिक इनकम 5 करोड़ हुई, हमने एक्सपेंस जो किया सार्वजनिक या पब्लिक एक्सपेंस जो किया वो 15 करोड़ किया, ठीक है ना। तो मुझे 10 करोड़ का लॉस हो रहा है ना, घाटा हो रहा है गवर्नमेंट को। तो वो घाटा कैसे पूरा करेगी, उस घाटा को पूरा करने के लिए वो क्या करेगी, या तो वो क्या करेगी, सबसे पहला सिस्टम है कि वो पब्लिक से क्या करे, ऋण ले, ठीक है ना। दूसरा क्या है, बैंकों से ऋण ले, ठीक। तीसरा उसके पास एक चारा रहता है जिसको हम हीनार्थ के नाम से जानते हैं, वो हमारा क्या होता है कि वो नई मुद्रा जारी कर देती है, ठीक है ना। अब पूरी डिफिनीशन पढ़िए। जब सार्वजनिक आय कम हो जाए, पब्लिक इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए, और पब्लिक एक्सपेंस या सार्वजनिक व्यय क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ऐसी दशा में गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जो घाटा होता है उसको पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक या पब्लिक से लोन या पब्लिक से ऋण या नई मुद्रा जारी की जाती है, ठीक है ना। या वो क्या करते हैं, नई मनी क्या करते हैं, इशू कर लेते हैं। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, हीनाद प्रबंध या घाटे की वित्त व्यवस्था या डिफीट फाइनेंसिंग, ठीक है। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, या कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं।